नमस्कार दोस्तों। डिसेंट टुडे के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कृषि संकट की कोख से जन्मे किसान आंदोलन की। पंजाब से किसान आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। इस बार के आंदोलन का नेतृत्व भी नया है, तेवर भी नए हैं, जिसको लेकर नए नए कयास सामने आ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये आंदोलन की नौटंकी जो है वो मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसे अगले चुनाव की तारीख घोषित किए जाने तक जारी रखा जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि चुनाव सिर पर हैं तो मोदी की स्थिति तो सांप के मुंह में छुछुंदर वाली हुई पड़ी है, खाए तो अंधा छोड़े तो कोढ़ी। कुछ विद्वानों का मत है कि पीठ पीछे विश्व बैंक, IMF और WTO का डंडा है। कुछ कहते हैं कि मोदी के गले में अदानी और अंबानी ने साफा डाल रखा है। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि मोदी सरकार MSP की गारंटी से भाग क्यों रही है। ऐसे में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से करवाते हैं, जिन्हें हरित क्रांति के पितामह नॉर्मन बोरलॉग से लेकर कृषि संकट के लिए C2+50 का फॉर्मूला देने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के साथ काम करने का 4 दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। तो चलिए चलते हैं देवेंद्र शर्मा जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस किसान आंदोलन की जड़ें कहाँ उन्हें नजर आती हैं, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हरित क्रांति की वजह से हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे कृषि का भविष्य उन्हें कैसा नजर आता है। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पंजाब में ये जो कृषि संकट है, इसकी शुरुआत आप कहाँ से देखते हैं? देखिए, पंजाब की अगर हिस्ट्री हम जानने का प्रयास करें एग्रीकल्चर का, तो ये हम सब जानते हैं कि जब आज़ादी हुई है उसके बाद पंजाब जो था बेसिकली वीट ग्रोइंग एरिया था। वीट के साथ में मिलेट्स या बाकी पल्सेस वगैरह ये सब यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन जब हरित क्रांति आई है तो उस समय पंजाब को आइडेंटिफाई किया गया कि ये एक पर्याप्त जगह है जिसमें ये हरित क्रांति का जो एक्सपेरिमेंट है ये हो पाएगा। और उस समय पर गेहूं की प्रजातियां जब नई आई हैं और उसके साथ जो पैकेज उसका फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का, पानी की उपलब्धता पंजाब में थी, तो उसको देखते हुए इसको चुना गया था। और उसके बाद वीट के बाद राइस हुआ। राइस तो यहाँ पर पंजाब में नहीं होता था, लेकिन राइस को इसलिए लाया गया था क्योंकि पानी की उपलब्धता थी और ज़मीन भी उसके अनुकूल थी। एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम जानते हैं कि हरित क्रांति ने किस तरीके से पंजाब का टर्न पंजाब इनटू ए ब्रेड बास्केट ऑफ द कंट्री। और मैं उस ज़माने की पंजाब की बात कर रहा हूँ जब हरियाणा भी और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सा इसके साथ थे। तो उस ज़माने में पंजाब ने ये टर्न अराउंड किया था और एक टाइम था कि ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था, इसमें कोई शक नहीं है। और स्पेशली फॉर ए कंट्री जो कि शिफ्ट टू माउथ एग्जिस्टेंस में गुजारा कर रहा था, उसके लिए उस सिचुएशन से निकलकर पंजाब ने देश को एक ऐसा रास्ता दिखाया है कम से कम कि भाई वो एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन कम से कम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा है। और आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ की जो पंजाब से निकलकर देश को मिली है। लेकिन वहीं तक हम उसको देखें और उसके बाद फिर जो उसके डिक्लाइन है या उसके बाद जो उसका चेंजेस हुए हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो उसके नज़र आने शुरू हुए, फिर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र और ये सब जो इनपुट्स लाए गए थे उनके भी नेगेटिव परिणाम देखने को मिले हैं। तो आप जानते हैं कि पहले जब एक तरीका जो एक्सप्रेस करने का था या देखने का था कि बहुत से लोगों ने जब कहा कि एक कैंसर ट्रेन पंजाब से कुछ इलाकों से निकल कर राजस्थान जाती है रोजाना, तो दैट ओपनड अप द वर्ल्ड टू द एनवायरमेंटल जो यहाँ पर डैमेजेस हो चुके थे। और दैट इज़ हाउ, अगर आपने कहा कि पीछे कैसे देखते हैं, तो बेसिक जो बैकग्राउंड है कन्वर्ट होना फ्रॉम द नॉर्मल काइंड ऑफ फार्मिंग सिस्टम से टूवर्ड्स द इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के वीट एंड राइस क्रॉपिंग पैटर्न बड़ा है और जिसके करके हम जानते हैं पानी का दोहन हुआ है एंड ज़मीन के फॉर सॉइल फर्टिलिटी जो है इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इन पंजाब। सो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसके नज़र आए हैं बाद में।
देवेंद्र जी, वंदना शिवा जैसे ऐसे बहुत से विद्वान हैं इस देश में जो अ, किसानी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, पहले भी जैसे आतंकवाद की समस्या रहा हो, जल संकट की हो, बेरोजगारी की हो, इसके लिए अ, हरित क्रांति को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। हरित क्रांति की वजह से हम खाद्य संकट से तो उबर पाए, लेकिन हमारी निर्भरता जो है वो विदेशी कीटनाशकों पर और खाद आदि पर बढ़ती चली गई। अंततः कृषि जो है वो घाटे का सौदा साबित होने लगी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तो अलग अलग आदमी का अलग अलग सोचना होता है, वो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक टाइम पर देश को ज़रूरत थी। और क्योंकि जो हम देख रहे थे, और ये भी हम ना भूलें कि सन 1965 में और 1900 नेक्स्ट ईयर 1966 में, दोनों साल में देखें तो हमने 1965 में शायद 10 मिलियन टन्स इंपोर्ट किया था, और 1966 में 11 मिलियन टन्स इंपोर्ट किया था। और तभी आपको याद होगा उस समय पर लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे 65 के अंतिम दिनों में, तब उन्होंने ये कहा था कि भाई कि लोगों को फूड बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और उनका कहना था कि भाई हफ्ते में एक दिन आप व्रत रखें। वो बेसिकली इसीलिए था कि आप जो जितनी भी उपलब्धता है अनाज की, उसको आप शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ, यू नो। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय शास्त्री जी। लेकिन उसके बाद हमें समझना चाहिए कि भाई उस सिचुएशन में, जबकि बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया विल बी लेड टू ए स्लॉटर हाउस बाय द एंड ऑफ 70s, ये बहुत से लोगों का विचार था। तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर उसके पास ये रास्ता होता तो वो प्रयास करते कि भाई हम इससे उभरें, इससे बाहर निकलें, और वही हुआ। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने आकर उसकी तरफ ध्यान दिया, और तब तक आप जानते हैं कि जो नोबेल लॉरिएट नॉर्मन बोरलॉग थे, उनकी जो उन्नत किस्में इसकी हम बात करते हैं, जो कि ड्वार्फ थी और हाई यील्डिंग थी, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव थी, तो उनको लाया गया। और बाकी पंजाब ने बदलाव जो देखा, मैंने आपसे कहा कि टू टर्न इनटू ए ब्रेड बास्केट फॉर द कंट्री, आई थिंक वाज अ रिमार्केबल टर्न अराउंड। नाउ जो आप कह रहे हैं कि वो गलत था कि ठीक था, वो उस पर तो डिबेट चलेगी। और मेरा ये मानना है कि आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई एक पॉलिटिकल भी इम्पोर्टेंस, या इसको कि क्यों इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ावा दिया गया पॉलिटिकली, क्योंकि इट वाज ए सिचुएशन कि वी वर इनटू अ टेरिबल क्राइसिस। ये नहीं मैं कहता कि जवाहरलाल नेहरू को नहीं पता था इस बात का। जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने 1955 में रेड फोर्ट से एक बात कही थी कि इट इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर एनी कंट्री टू इम्पोर्ट फूड, सो एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो उन्होंने प्रयास किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देश में आए थे, लेकिन वो जो पैकेज चाहिए था, टेक्नोलॉजी वर्सेस द काइंड ऑफ पॉलिसी शिफ्ट जो किया बाय वे ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, बाय वे ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था, वो नहीं था उस समय, पहले उपलब्ध नहीं था। लेकिन जब ये आ गया सारा पैकेज, हाई यील्डिंग वैरायटीज भी आई, प्लस साथ में किसानों को एक अश्योर्ड प्राइस देने की बात हुई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि वो कम से कम इट बिकम्स एन इंसेंटिव फॉर द फार्मर, कि ये नहीं कि भाई जब पैदावार कम हो जाए या ड्रॉप हो जाए, जब आप जानते हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या प्रोडक्शन बढ़ती है तो प्राइसेस क्रैश करते हैं। तो उस समय पर ये एक तरह का एक क्वेश्चन था किसान के लिए कि आप यू गो ऑन प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ ए जो क्रॉपिंग पैटर्न हमने डेवलप किया था स्टेपल फूड्स को बढ़ाने का, तो वो उसके लिए था। तो आई थिंक दैट वाज ए टर्न अराउंड विच वाज वेरी पॉजिटिव। लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स थे जो अगले 10 सालों में नज़र आ गए थे, उसका जो समाधान होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हुआ। समवेयर वी फेल्ड टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल, जिसको हम इंग्लिश में नहीं बल्कि मैं टेक्निकली कहूँ तो सेकंड जनरेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हम कहते हैं उसको, जिसमें मैंने बताया पानी का दोहन होना, सॉइल फर्टिलिटी का डिक्लाइन होना, और पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर से, इन सबसे कंटेमिनेशन जो हुआ है, ना ही सिर्फ सॉइल का या एनवायरनमेंट का बल्कि फूड चेन का भी कंटेमिनेशन हुआ है। आई थिंक वो वहाँ पर कहीं ना कहीं गैप रहा है, जिसके करके आज भी हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं या भुगत रहे हैं। और उसमें देखा हमने कि फर्टिलाइज़र का इनटेक बढ़ा है और पेस्टिसाइड्स का इनटेक बढ़ा है। ये सब बातें हुई हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि हम हमारी निर्भरता उसकी जो है इन चीज़ों पे, बाहर के मुल्कों पर या लेट्स से अमेरिका और यूरोप की जो उस पर डिपेंडेंट हम हो गए, और उसका भी अगर हम देखें कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होता है। लेकिन आप ये भी कभी सोचें कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती और हम अभी फूड इनसिक्योर होते तो हमारे देश का क्या हाल होता। आई थिंक वी मिस द बिगर पिक्चर।
और बिगर पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखिए कि जब हमारे देश में अनाज नहीं होता था, मुझे याद है सी सुब्रमण्यम साहब फूड मिनिस्टर हुआ करते थे जब मिसेस गांधी ने टेक ओवर किया था, और वो टाइम था जब इंडिया वाज लिविंग इन शिफ्ट टू माउथ एग्जिस्टेंस। तो उस समय ये हुआ था कि भाई लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब उनका आपको याद होगा एक टाइम पर एक इंडो पाक वॉर तो चल रही थी, लेकिन साथ में एक और हो रही थी दुनिया में, वियतनाम में। तो शास्त्री जी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द वॉर इन वियतनाम। तो शास्त्री जी ने कहा था, एंड आई कोट हिम, उन्होंने कहा था कि इट इज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन। इस सेंटेंस से, छोटे से सेंटेंस से, उस टाइम के जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन, वो नाराज हो गए। और ये आपको इतिहास में मिलेगा इसका वर्णन कि उन्होंने फिर इंडिया के खिलाफ एक स्टॉप गो पॉलिसी कर दी। स्टॉप गो पॉलिसी में ये होता है कि जब आप घुटने टेक दें या कहें कि मजबूरी है हमारी, SOS जब जाते हैं, तब आप फूड डाइवर्ट करते हैं। और ये हुआ। आप इमेजिन करिए अगर वो सिचुएशन चलती रहती, तो आज जिसको आप नेशनल सोवरेनिटी कहते हैं, वो तो हमारी कहीं की ध्वस्त होगी होती अभी तक। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप दैट काइंड ऑफ सेल्फ रिलायंस जो हमारे देश ने किया है। तो लेट्स एक्नॉलेज दैट पॉजिटिव। अब वो डिपेंडेंसी उसके इनपुट्स में, वो तो आफ्टर ऑल यू कांट इमीडिएटली सेट अप फर्टिलाइजर प्लांट सारे देश में कि वो आपकी आपूर्ति करेंगे, तो आपकी डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर। इसमें कोई गलत या किसी ने गलत नहीं कहा ये कि वो डिपेंडेंसी थी, लेकिन उसका तो इम्पैक्ट नहीं है ना। इम्पैक्ट तो असली है कि फूड सिक्योर अगर हम नहीं होते। मुझे याद है जब मैं सी सुब्रमण्यम साहब की आपसे बात कर रहा था, मैंने उनसे एक बार सवाल पूछा। मैंने कहा सर आप ये बताइए कि जिस टाइम पे आप शिफ्ट टू माउथ एग्जिस्टेंस फेस कर रहे थे, जब जहाज़ों से फूड आता था सीधा भूखों के पेट में जाता था, तो उस जमाने में कभी सिचुएशन ऐसी डायर सिचुएशन आपने फेस की जब क्राइसिस बहुत गंभीर रूप ले चुका होगा? उन्होंने कहा कि मुझे याद है एक बार हमारे पास सिर्फ 7 दिन का स्टॉक था फूड का, एंड आई कॉल्ड फॉर ए मीटिंग ऑफ माई ऑफिशियल्स। और हमने क्या उसमें मीटिंग में तय किया कि आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा जहाज भारत के नज़दीक है जो फूड लेके ट्रैवल कर रहा है या जा रहा है। वो हमने एक जहाज आइडेंटिफाई किया, 1 या 2 जो भी आइडेंटिफाई किए, एंड एन SOS वाज सेंट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट कि ये फूड को डाइवर्ट करिए हमारे देश में, वरना ये लोग मर जाएंगे। आप बताइए उस सिचुएशन से निकलने के लिए कौन नहीं चाहेगा कि वी बिकम फूड सिक्योर। आई थिंक दिस इज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच वी ऑल्सो मस्ट एक्नॉलेज। बाकी ठीक है, उसके नुकसान हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि पर्यावरण पे जो घात हुआ है, आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड सी कि हमने क्या करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए थे। पर मुझे लगता है कि फूड सिक्योर होना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। वो कोई भी प्रधानमंत्री होता उसको उस तरफ ध्यान देना चाहिए था या ध्यान दिया होता उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैविक खेती इसके पैरेलली चल सकती थी या नहीं चल सकती थी? आज क्या स्थिति है? क्या उसकी तरफ मुड़ा जा सकता है? आई थिंक लेट अस बी वेरी क्लियर कि अब तो जो हो चुका है ना, अब उसको आप वापस नहीं ला सकते। अब ये कहना कि नहीं जी क्या कहते हैं, आज़ादी से पहले ये हम कर सकते थे, आज़ादी के बाद हम ये कर सकते थे, आई थिंक वो तो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। नाउ लेट अस लुक फॉरवर्ड टू वेयर वी आर गोइंग। आई थिंक दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। और मुझे लगता है कि अब हमारे को एक चीज़ बड़ी जाननी जरूरी है कि जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दुनिया में बढ़ रहा है, उससे हमें कम से कम भारत को एक ऐसी अपनी एक एग्रीकल्चर की प्रथा या एग्रीकल्चर का सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो कि, क्योंकि हमारे देश में बहुत किसानों का नंबर बहुत अधिक है, तो उसको कैसे इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए और इकोनॉमिकली वायबल हो और वो सस्टेनेबल भी हो। ये 2 चीज़ें करनी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस में या क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में ये अब सबको समझ आ गया है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना सबके लिए एक बहुत ही बड़ा एक टारगेट है, एक टास्क है। और ये भी हम जानते हैं कि दुनिया में 34% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं। इंडिया में कम है, तकरीबन 18% है, लेकिन ग्लोबली ये सिचुएशन है और उससे उथल पुथल जो हो रहा है वो भी हम सब जानते हैं। तो आजकल एक इंटेंशन है, फोकस जो है शिफ्ट हो रहा है पॉलिसी मेकर्स का कि भाई हम एग्रीकल्चर को किस तरह से क्लाइमेट के अनुकूल बनाएं। एक तो ये बात है। मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से एक और इसी को यूज़ किया जा रहा है, क्लाइमेट जो चेंज की हम बात करते हैं या क्लाइमेट इमरजेंसी की हम बात करते हैं जिसमें आज दुनिया है, तो उसमें ये प्रयास हो रहा है कि अब एग्रीकल्चर से ही लोगों को निकाला जाए। तो आई सी ए काइंड ऑफ ए ट्रेंड कि पहले तो आपने कहा ना कि वो हम ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम लोग सेल्फ रिलायंट हुए, उसके बाद एनवायरमेंटल डैमेजेस हमारे सब देखे गए, लेकिन अब उस चीज़ को समझने के लिए या उसकी भरपाई करने के लिए क्लाइमेट चेंज इज बीइंग यूज्ड टू पुश फार्मर्स आउट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये भी आपको समझना है। सो इट्स ए काइंड ऑफ ए ट्रेल जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमें समझ आता है कि जिन लोगों ने भी जब ये इकोनॉमिक डिज़ाइन क्रिएट किया होगा तो वो बहुत फ्यूचरिस्टिक विजन से किया था
कि भाई कैसे हम किसानों को ख़त्म कर पाएंगे कुछ दशकों में या सालों में, और उसके बाद कैसे आस्ते आस्ते कॉर्पोरेट कंट्रोल उसके ऊपर हावी होगा। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने उसी टाइम पर ये सोचा होगा कि आज ही हो जाएगा या अगले 5 साल में हो जाएगा, लेकिन प्लान इसलिए था कि देखिए हम एक चीज भूल जाते हैं। आई थिंक वी टॉक मोर अबाउट एनवायरमेंटल डैमेजेस विच इज इंपॉर्टेंट एंड अदर थिंग्स दैट आर हैपेंड, है ना, जो क्लाइमेट चेंज के भी संदर्भ में या जो तबाही नेचुरल रिसोर्सेज की हुई है उसको भी अगर हम देखते हैं, वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। लेकिन एक चीज और हम भूल जाते हैं कि इकोनॉमिक जो डिजाइन था वो इस तरीके से कास्ट किया गया था कि मैं टू पुट इट सिंपली, आप ये देखिए कि आप पेन लेने जाएं मार्केट में तो उसके ऊपर एक कीमत लिखी होती है, आप घड़ी लेने जाइए उसके ऊपर एक कीमत लिखी होती है, आप मोटरसाइकिल लेने जाइए उसके ऊपर भी कीमत होती है, कार लेने जाइए उसके ऊपर भी कीमत होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में सबके ऊपर कीमत लिखी होती है, दाम लिखा होता है। क्या कारण है कि सिर्फ एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर दाम नहीं होता? मैंने हर बार ये कहा कि हम सोचें, समझें, जानें कि क्या कारण था कि जब इकोनॉमिक डिजाइन हमने दुनिया में लेआउट किया था कि हमने एग्रीकल्चर को मतलब उसके ऊपर प्राइस दिया ही नहीं है। वी डिडंट फिक्स अप ए प्राइस फॉर एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे या देख रहे थे कि इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, रुथलेसली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मतलब ये मेरा कहने का मैंने इसे रुथलेसली एक्सप्लॉइट कि आपने ये देखा है कि भाई सारी जो इकोनॉमी है जो आज जिसको हम मार्केट रिफॉर्म्स या जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए हैं हम भारत में भी लिबरलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत, उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है कि सिर्फ एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया जिसके ऊपर प्राइसेस नहीं थे और हमने ये कहा कि सब मार्केट्स बीइंग द एफिशिएंट ड्राइवर वो इसको प्राइस को फिक्स करेंगे। लेकिन क्या बाकी जो कारों के प्राइस होते हैं क्या मार्केट ही डिसाइड कर सकती है उसको? क्यों कारों के प्राइस पहले लग के आते हैं? कभी आपने देखा उन्होंने डिस्काउंट दिया हो आपको कि भाई हमारी 2 करोड़ की कार है हम इसको 50 लाख का डिस्काउंट देते हैं? कभी दिया उन्होंने? क्या कारण है कि टमाटर किसानों को फेंकने पड़ते हैं सड़कों पे, या आलू या प्याज या जो भी सब्जियां भी वो मार्केट के एक मार्केट का जो ढांचा है उसमें और कोई चारण करता तो उनको फेंकना पड़ता है। ये हमें समझने की मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक गैप रह गया है सोसाइटी को। एंड वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मार्केट्स विल डू जस्टिस, लेकिन वो आपके सामने है, वो नहीं हुआ। और देखिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी समझिए। सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करनी होती है तो ये होता है कि साहब इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन जिसका 45% भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसका वेटेज है, तो उसमें ये कहा जाता है कि सब टमाटर के भाव बढ़ गए, आलू के भाव बढ़ गए या इसके जो भी बढ़ गए, और आप उस पर जोर क्या होता है कि आप फूड प्राइसेस को नीचे रखना चाहते हैं या उसको बढ़ना नहीं देना चाहते। अब देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि जब सबके प्राइसेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के फिक्स्ड हैं तो एग्रीकल्चर के क्यों नहीं है? अब देखिए, और साथ में जब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्कआउट किया जाता है तो उसके अंतर्गत मैं देखता हूँ कि भाई आप आलू प्याज का फिक्र करते हैं, बट जो असली इन्फ्लेशन है वो तो हाउसिंग में है, वो एजुकेशन में है, वो हेल्थ में है। कभी उसकी बात हुई? वो उसको क्यों नहीं हम गिनते? अगर हम उससे क्या होगा, अगर हम उसको गिनेंगे ना तो फूड इन्फ्लेशन तो बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगी। तो निग्लिजिबल हो जाएगी तो फूड के ऊपर जो आज हम सोचते हैं कि फोकस किया हुआ कि हमने फूड प्राइसेस को लो रखना है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। मेरा ये मानना है कि व्हाई डू वी वरी अबाउट आलू प्याज? आप इसका वरी करिए कि भाई मकान का किराया कितना बढ़ गया। देखिए आप भी जानते हैं हर 11 महीने के बाद जो किराए पे रहता है उसको एक नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, उसमें कम से कम 10 या 15% की बढ़ोतरी तो होती है। आप कहते हैं कि सर हमारा 5% से या 6% से ज्यादा हम इसको नहीं जाने देंगे फूड इन्फ्लेशन को। क्यों? मैंने एक बार, मुझे याद है नॉर्मन बोरलॉग जब भारत आया करते थे तो मेरा बहुत सौभाग्य था कि मैं उनके साथ मिलना मेरा ज़्यादा होता था क्योंकि मैं उसमें इंडियन एक्सप्रेस का एग्रीकल्चर कॉरेस्पॉन्डेंट था। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब भारत में आए थे और पंतनगर यूनिवर्सिटी में थे और मैंने उनसे अपनी बातचीत के दौरान उनसे एक सवाल पूछा और वो ये था कि एक पोलैंड के एक नेता थे लाइक वालेसा साहब जिनको नोबेल प्राइज मिला था। आई थिंक इट वाज इन 83-84 ऐसे कोई पीरियड की बात है। तो मैंने बोरलॉग से साहब से सवाल ये पूछा था कि सर ये हाउ डू यू परसीव कि भाई इनको जिनको नोबेल प्राइज मिला है आपका क्या कहना है उनके बारे में? तो उन्होंने कहा कि आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझे ये सवाल पूछा, क्योंकि नोबेल प्राइज कमेटी ने एक छोटी सी टीम का गठन किया था टू गो एंड फाइंड आउट कि वो नोबेल प्राइज डिजर्व करते हैं कि नहीं। वो पोलैंड के नेता थे और वो वर्कर्स सॉलिडारिटी मूवमेंट एक चल रही थी, उसके वो लीडर थे। तो ये टीम वहां गई, उस टीम के बोरलॉग साहब चेयरपर्सन थे। तो उनका कहना है कि मैंने आके ये लिखा, उनको रिकमेंडेशन मेरी ये थी कि वालेसा डज नॉट डिजर्व ए नोबेल प्राइज, लेकिन उनको तो नोबेल प्राइज मिल गया। तो मैंने कहा सर ये क्या कारण था कि आपके रिकमेंडेशन के बावजूद भी उनको नोबेल प्राइज दिया गया? कहते जब मैं वहां गया था तो मैंने देखा कि वालेसा वाज फाइटिंग फॉर चीपर फूड फॉर द वर्कर्स।
तो चीपर फूड फॉर द वर्कर्स मीन्स कि जो जो मिलियंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस फूड उनको तो कभी दाम मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दैट मीन्स यू आर पिटिंग वन क्लास अगेंस्ट द अदर। तो उनका रिकमेंडेशन था कि इनको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए, पर लेकिन दुनिया की सोच ये थी कि फूड को आपने नियंत्रण में रखना है, तो आपको वो सूट करता था, सो देयरफॉर ही गॉट द नोबेल प्राइज। नो, मेरा सबमिशन ये है कि आप उस सिचुएशन को जानिए और समझिए, एंड देन व्हेन यू कंपेयर विद सभी को अभी फोन करना होता है और ये वो लोग हैं जो कि नॉर्मल। हाँ हाँ हाँ, कैसे हैं और क्या चल रहा है? लेच वालेसा। हाँ, तो लेक वालेसा साहब को अगर नोबेल प्राइज मिलता है इस बात के लिए कि भाई फूड प्राइसेस हमने प्राइमरली कंट्रोल में रखने हैं, या जैसे कहते हैं ना एक नियंत्रण में रखने हैं, तो इसका मतलब ये होगा किसान का दाम तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। सो आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ द डिजाइन, इकोनॉमिक डिजाइन जो दुनिया में चल रहा है, या इम्पोर्टेंट सारी कंट्री में, सारी दुनिया में वो एक ही चीज जो है उसका पालन हो रहा है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि अमेरिका के किसान अगर हम सोचते हैं कि वो बड़े अमीर हैं या बड़े दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्फ, ऐसा बात, अमेरिकन एग्रीकल्चर इज आल्सो इक्वली डिवास्टेटेड। आप यूरोप में जाइए, वहां भी एग्रीकल्चर डिवास्टेटेड है, वैसे डिवास्टेटेड, प्रोडक्शन बढ़ रही है सब जगह पे, लेकिन जो किसानों की जो दुर्दशा है वो सारी दुनिया में एक जैसी है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। अमेरिका में अभी रिपोर्ट्स आई हैं जो कहती हैं कि गाँव में रूरल सुसाइड्स जो एरियाज हैं, उनके रूरल एरियाज, उसमें जो सुसाइड का रेट है वो 3.5 गुना अधिक है कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। ये अमेरिका का हाल है। अमेरिका में यह हाल है कि हर किसान को तकरीबन $62,000 की सब्सिडी हर साल मिलती है, डोमेस्टिक सपोर्ट हर साल मिलती है। आप ये विड्रॉ कर लीजिए, अमेरिकन जो बचा खुचा एग्रीकल्चर, अब तो 1.5% लोग रह गए हैं खेती में अमेरिका में, वो कोलैप्स कर जाएगा। आप यूरोप में आइए, मुझे याद है कि मैं फ्रांस में ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे वहाँ पता चला कि भाई वो लड़कों की शादियाँ नहीं होती हैं, जो यंग लड़के हैं खेती में उनकी शादियाँ नहीं होती हैं। तो मैंने पूछा कि आपके यहाँ क्या कारण हो गया कि लड़कों की शादियाँ नहीं? वो कहते हैं कि अब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, सबको पता है कि एग्रीकल्चर का किस क्राइसिस से निकल रहा है, तो उसमें कोई लड़की आना नहीं चाहती है। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर एक टेलीविजन चैनल है जो कि एक वीकली प्रोग्राम रियलिटी शो करता है, जिसमें इसका नाम है लव इन द फील्ड। वो लड़कियों को भी लेके आते हैं, लड़कों को भी लेके आते हैं, वो शो करते हैं, उसके बाद वो एनकरेज करते हैं कि आप जाके गांव में रहिए, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ लोगों की शादी हो जाएगी। जब मैं वहां पर गया तो पता चला कि ये प्रोग्राम सिर्फ फ्रांस में नहीं है, ये तो स्कॉटलैंड में भी है। स्कॉटलैंड से पता किया तो पता चला कनाडा में भी है ये। तो कहने का मतलब है ये क्राइसिस जो है सारी दुनिया में है। भारत में तो हम जानते ही हैं कि हरियाणा की लड़कों की शादियां नहीं होती हैं, तो केरला से भी वो लड़कियों को लाते हैं और शादियां होती हैं। मतलब मेरा कहने का कि सारे देश में ही है, ये केरला हरियाणा एक्सेप्शन नहीं है इसमें। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज क्या कारण है कि एग्रीकल्चर जो है वो सारी दुनिया में इट हैज बिकम एक अनरिम्यूनरेटिव या अनइकोनॉमिकल। इट इज पार्ट ऑफ द डिजाइन। ये डिजाइन है, क्योंकि वो उसको कीमतें नहीं बढ़ने देते उसकी। जब आपको कीमत नहीं बढ़ेगी, आपकी हर एक चीज की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन खेती की आप देखें, टमाटर और प्याज की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। एक अनटैड की स्टडी आई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसने पहले कहा था कि 1985 से लेकर जो 20 साल का पीरियड 2005 तक होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आउटपुट प्राइस जो है दुनिया में वो उतना ही है, इट इज स्टैटिक। यानी 20 साल में अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लीजिए तो जो पहले दाम मिलता था उसको किसान को, वही उसमें 2005 में मिल रहा है। और इंडिया की एक स्टडी और देखिए जो कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की आई है, वो कहती है कि 2000 से लेकर अभी तक किसानों को नुकसान ही हो रहा है लगातार। ये OECD की स्टडी बता रही है। तो मेरा सिर्फ आपसे कहना है कि आपके सामने है कि इतने दशकों से 1985 से जो डाटा मैंने आपके सामने रखा है, और अभी तक अगर किसान घाटे की खेती कर रहा है, तो मुझे बताइए कि आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ये जब ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर की तो किसान क्यों पिछड़ा रह गया है? क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द डिजाइन। अब किसान को अगर आपने खेती से निकालना है तो यू कांट पुश हिम नाउडेज, ये तो हम सब जानते हैं। बेस्ट है कि आप एग्रीकल्चर इतना अनरिम्यूनरेटिव कर दीजिए या इतना घाटे का सौदा कर दीजिए कि उसके पास कोई चारा नहीं है, वो निकल के बाहर जाएगा। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हमारा 2016 का, मैं ये इसको बहुत बारी कोट करता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है कि भारत में 17 राज्यों में, यानी आधा देश हो गया, 17 राज्यों में जो किसान की औसतन आय है साल की, वो 20,000 रुपए है। यानी एक परिवार जो है वो 1700 रुपए से कम में गुजारा करता है एक महीने में। 1700 रुपए में तो मैं गाय नहीं पाल सकता। जो लोग शहर में रहते हैं और कुत्ते और बिल्लियों का शौक है उनको, वो कुत्ता बिल्ली नहीं पाल सकते 1700 रुपए में। आप ये देखिए कि आधे देश में तकरीबन, अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि 20,000, ऑफिशियल डाटा है कि 20,000 रुपए किसान की अगर इनकम है, तो आप सोचिए कभी कि वो कैसे गुजारा करता होगा। लेकिन कभी आपने देखा कि देश में कभी चर्चा हुई हो इसकी?
दूसरी बात देखिए कि भाई OECD की एक रिपोर्ट कहती है कि 2000 और 2016 के बीच में, मैंने आपसे कहा था 2000 से लेकर अभी तक जो है वो घाटे में चल रहा है, लेकिन एक बड़ी स्पेसिफिक उनकी स्टडी है, वो कहती है कि 2000 और 2016 यानी 16 साल में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हर साल 2.5 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। कभी किसी ने बात की? कभी आपने देखा किसी स्टेट असेंबली में सवाल पूछा गया हो? कभी आपने देखा किसी टेलीविजन चैनल पे डिस्कशन हुआ हो? लेकिन अगर 5 लाख करोड़ भी नुकसान हो गया होता कॉर्पोरेट का, आप देखते हाहाकार मच जाता है इस देश में कि हमारी पॉलिसी पैरालिसिस है, हमारे किसानों को इंडस्ट्री को इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज मिलना चाहिए, ये सब बातें होती। और 24 घंटे 24/7 जो टीवी चलता है वो यही बात करता। लेकिन किसानों की बात ही किसी ने नहीं उसकी चर्चा की, पार्लियामेंट में भी कोई सवाल नहीं हुआ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि हमने कभी देखा ही नहीं कि खेती का जो असली दोहन हुआ है वो किसान के ऊपर मार पड़ी है, और ऐसी मार पड़ी है कि उसके पास चारा ही नहीं है, वो निकल के बाहर जा रहा है। भारत में भी ऐसा हो रहा है। भारत में एक टाइम पे कितने किसान होते थे, हमारी इकोनॉमिक सोच भी यही कहती है कि सब, एक प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने, इकोनॉमिक जो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस, जो इकोनॉमिक मिनिस्टर जो फाइनेंस है, उन्होंने भी कहा है ये बात हमारे देश में कि वी आर ओवरबर्डन, एग्रीकल्चर इज ओवरबर्डन, इन लोगों को निकालिए, शहर में लेके आइए। ये तो बात अमेरिका कब से कहता आ रहा है, ये वर्ल्ड बैंक कब से कहता आ रहा है। तो ये पॉलिसीज जो वहां इख्तियार होती हैं और हमारे लोग उसको कट एंड पेस्ट करके इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर यही होगा जो आज आप देख रहे हैं जिस क्राइसिस से किसान निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बारे पूरे संदर्भ को अगर हम समझते हैं तो बहुत क्लियर है कि ये जो इकोनॉमिक डिजाइन है वो किस तरीके से एग्रीकल्चर को, या किसान को हम कहें, एग्रीकल्चर से पुश आउट करता जा रहा है। और बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जब किसान खेती से निकल जाएंगे तो आप कहते हैं ना, नो फूड नो फार्मर नो फूड, ये बात होती है स्लोगन, आपने देखा था जब किसानों का आंदोलन हुआ था। तो वो नो फार्मर नो फूड, मैंने किसानों को हर जगह कहता हूं कि आप इसकी चिंता मत करिए कि किसान नहीं होगा तो फूड नहीं पैदा होगा, क्योंकि अब तो कंपनियां आ गई हैं जो फूड प्रोड्यूस करती हैं, और वो कंपनियां कह रही हैं कि हमें तो जमीन की जरूरत नहीं है, हमें तो किसान की जरूरत नहीं है, हम तो उसके बगैर, अब तो लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गया है फूड, ये भी हम जानते हैं। जब लेबोरेटरी में फूड बनना शुरू हो गया तो वेयर इज द नीड फॉर ए फार्मर? तो कहाँ, आप देखिए किस सिचुएशन से हम किस और एक उस एक्सट्रीम पे आ गए हैं। और ये मत सोचिए कि खतरा जो है ये दुनिया के उस पे एंगल पे हमारे से बहुत दूर है। आपको हैरानगी होगी कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं इन चीज़ों के ऊपर कि भाई कैसे हम लेबोरेटरी में फूड प्रोड्यूस करें, वो भारत में है। तो वो कभी ना कभी वो एक्वायर हो जाएंगे किसी फूड कंपनी द्वारा, और देखेंगे आप वो काम हमारा शुरू हो गया है। तो ये मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस तरह के ट्रेंड चल रहा है, आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ टू बी वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल कि हमें चॉइस लोगों के पास है कि उनको फार्मर चाहिए कि उनको लेबोरेटरी प्रोड्यूस फूड चाहिए। तो उस तरफ जो बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि उसको भी हमें देखना चाहिए।